हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन 1 में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। ये महामैराथन क्लास है जिसमें हम लोग टोटल जो जितना सजेस्ट क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को भी देखेंगे और प्रत्येक यूनिट को कवर करते हुए आप लोग का 80 नंबर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कल का पेपर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का होने वाला है, जिसमें हम लोग इस महामैराथन क्लास की मदद से पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का 80 नंबर उठ जाए। जितना हम सजेस्ट क्वेश्चन दिए थे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में, तो वहाँ से हम टोटल सजेस्ट क्वेश्चन को इसमें कवर किए हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा और आप लोग का कल के एग्जाम में पूरा का पूरा एग्जाम क्वेश्चन जो है इसी सेशन से आएगा। तो सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपलसरी क्वेश्चन पे। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन जहाँ कि सबको बनाना अनिवार्य होता है, जो कि 16 नंबर का रहता है। 4 कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाना जरूरी है, जो कि 16 नंबर आपको पक्का कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे हम जितना कंपलसरी क्वेश्चन बताएं, उम्मीद करें कि यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन आके आप लोग 16 नंबर इसको पक्का कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग जो वीडियो पे अच्छा लगेगा, कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देखते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है गणित का क्षेत्र। गणित शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग, गणित में एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण, गणित के इतिहास, गणित में मूल्यांकन के तकनीकों को सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद है गणित शिक्षण के मौखिक कार्य। तो यहाँ पे हम लोग जो है लगभग आपका 6 टॉपिक लिए हैं और उम्मीद करेंगे 6 में से आपका 4 टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी। ठीक है, और जो हम सजेस्ट में दिए थे उसी को हम आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। इसमें सबसे पहले है गणित का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई लगा दीजिए, ये कल के पेपर में आएगा। ठीक है, तो गणित का क्षेत्र, क्योंकि ये पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर है तो इसलिए गणित का क्षेत्र आपको पता रहना चाहिए। वर्तमान युग में गणित एक धुरी पर स्थित है। वर्तमान युग में अभी देखा जाए तो गणित एक धुरी पर स्थित है, मतलब गणित का हर एक क्षेत्र में योगदान होता है। गणित के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये गणित के द्वारा ही दिया गया ज्ञान ही है कि मनुष्य अंतरिक्ष पर कदम रखा। गणित के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है जिससे जो है मनुष्य अंतरिक्ष पे कदम रखा। जहाँ उचित गणित संबंधी कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, इस किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन गणित ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी राष्ट्र अगर उन्नति नहीं करता है तो उसका जो है गणित संबंधी कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। ठीक है, उचित गणित संबंधी कोई भी राष्ट्र अपना उन्नति नहीं कर सकता गणित के बिना। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जो है गणित ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम लोग दैनिक जीवन में भी गणित के कई सारे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हम लोग दैनिक जो काम करते हैं उसमें भी गणित का कहीं ना कहीं महत्व होता है। गणित के क्षेत्र में निम्न रूप में देख सकते हैं। गणित को हम लोग का क्षेत्र जो हम लोग निम्न रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो गणित खोज का विज्ञान है। सबसे पहला गणित को हम लोग खोज के रूप में देखते हैं, जो कि एक विज्ञान है। गणित में संख्या आता है, मात्राओं और स्थान का अमूर्त विज्ञान है। गणित में संख्याओं, संबंधों तथा मात्राओं का मापन का अध्ययन होता है। गणित में जो है गणित एक अमूर्त है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। अमूर्त का मतलब जो चीज़ आँख से नहीं देख सकते उसे हम लोग अमूर्त कहते हैं। तो गणित में संख्याएं होती है, गणित में मात्राएं होती है। ठीक है, ये अमूर्त विज्ञान होता है। इसमें सभी संख्याओं का संबंध होता है और हम मात्राओं को मापते हैं। यही जो है गणित की खोज होती है। गणित खोज का एक विज्ञान है। गणित एक उपकरण विषय है। गणित एक क्या है? उपकरण विषय है। गणित एक ऐसा विषय है जो संख्याओं, रूपों, मात्राओं और उनके बीच के संबंध का अध्ययन करता है। गणित एक ऐसा विषय है जो कि उसके संख्याओं को, रूपों को, मात्राओं को, उनके बीच के संबंध को अध्ययन करता है। लगभग प्रत्येक कार्य, धंधे तथा औद्योगिक कार्य गणित के ज्ञान पर ही निर्भर करता है। जितने भी कार्य देखते हैं, धंधे देखते हैं, औद्योगिक कार्य होता है, वो गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होता है। विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, हर क्षेत्र में गणित की उपयोगिता है। चाहे एक साधारण दुकानदार हो, कारीगर हो, दर्जी हो, उद्योगपति हो या बैंक कर्मचारी हो, इन सबको गणित के ज्ञान के बिना सफलता एवं प्रगति नहीं प्राप्त हो सकती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, वाणिज्य के क्षेत्र में जाइए, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए। ठीक है, एक साधारण दुकानदार जो कि चीज़ों का माप तोल करता है ना, उसका कैलकुलेटर करता है, कारीगर हो या दर्जी हो या उद्योगपति हो या बैंक कर्मचारी हो, ये सभी जो है कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग करता है। तो इन सभी को जो है गणित के बिना सफलता या फिर ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गणित का हम लोग क्षेत्र देखिए तो गणित का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। इसका हर एक जगह जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं गणित
शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार तकनीकी। ठीक है, तो गणित शिक्षण में आईसीटी का क्या प्रयोग है। गणित शिक्षण अधिक प्रभावी हो इसके लिए सूचना संचार तथा तकनीकी, जिसको हम लोग आईसीटी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण अधिक प्रभावी हो, ठीक है, यानी गणित जो है का टीचिंग जो है बच्चों को हम पढ़ाएं तो इसके लिए अध्यापक जो है आईसीटी का प्रयोग करता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार एवं तकनीकी का अध्यापक प्रयोग करता है, जिससे गणित के शिक्षण और सीखने को बेहतर बनाने के लिए एक उपयोग की उपकरण है, जो कि गणित को शिक्षण करने के लिए, गणित को पढ़ाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए एक बेहतर और एक अच्छा तकनीक है आईसीटी। आईसीटी शिक्षकों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कार्य करती है। आईसीटी जो होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में काम करता है। जैसे कि कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाने जाता है तो मानचित्र लेके जाता है या फिर जो है एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाता है, तो वो आपका आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, जिसके माध्यम से बच्चों को अधिगम कराने में अध्यापक को मदद मिलती है और अच्छे से सिखाने में मदद मिलती है। भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के सामग्री का उपयोग किया, जिससे उचित भिन्न तथा भिन्नों के जोड़ और घटाव शामिल होते हैं। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जहां अलग अलग सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो कई प्रकार से कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटाव शामिल होते हैं। फिर एज्योर मॉडल, एज्योर मॉडल पर आधारित गणितीय सॉफ्टवेयर भी बनाया गया। एक मॉडल है जिसका नाम है एज्योर मॉडल, उस पर आधारित एक गणितीय सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें भिन्नों के सभी ऑपरेशन, भिन्न के जितने ऑपरेशन हैं जैसे गुणा, भाग, जोड़ और घटाव शामिल है। इसमें छात्रों के अभ्यास की सहज प्रक्रिया दी गई। इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि बच्चे जोड़ सकते हैं बार बार, है ना, घटा कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है इसमें सॉफ्टवेयर में बच्चे अभ्यास करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बच्चे अपने, है ना, गणितीय ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया को अधिक इंटरेक्टिव बना सकता है और सीखने की प्रक्रिया को बच्चे अधिक अंतःक्रिया कर सकते हैं, बच्चे अधिक से अधिक सीख सकते हैं। फिर शिक्षण अधिगम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया, जिनके माध्यम से बीजगणित और उनके समग्र समझ में वृद्धि हुई। देखिए ये सब आप याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जहाँ उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बीजगणित की जो है बच्चों को सहायता मिली, बीजगणितीय गणित सीखने में बच्चों को मदद मिली। इस तरह से गणित शिक्षण में आईसीटी का उपयोग से गणित शिक्षण अधिक प्रभावशाली रहा, जिससे बच्चों को सीखने में काफ़ी मदद मिली। इस तरह से जो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने में अध्यापक को काफ़ी मदद मिली और इससे शिक्षण प्रक्रिया काफ़ी प्रभावशाली रहा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है गणित में एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण। देखिए इसमें क्या है कि गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण, गणित का कोई किताब है उसके क्या गुण हैं उसको बताना है। पाठ्यपुस्तक का मतलब होता है टेक्स्ट बुक। प्रत्येक विषय के पाठ्यपुस्तक का होना अनिवार्य है। प्रत्येक विषय का, है ना, अपना अपना टेक्स्ट बुक होता है, अपना अपना पाठ्यपुस्तक होता है, जिसमें विषय का संगठित ज्ञान एक क्रम में निश्चित स्थान पर जमा रहता है। जिसमें विषय का, है ना, विषय का जो ज्ञान होता है वो एक जगह संगठित रहता है ना, और एक क्रम में रहता है, एक निश्चित स्थान पर वो जमा रहता है। जितनी अच्छी पाठ्यपुस्तक बनेगा उतना ही अच्छा अधिगम होगा। जितना अच्छा पाठ्यपुस्तक होता है, जितना अच्छा टेक्स्ट बुक होगा, उतना ही बच्चा जो है अच्छे से सीख सकेगा। इस प्रकार गणित के एक अच्छे पाठ्यपुस्तक के गुण निम्नलिखित है। इस तरह से जो है एक गणित के अच्छे पाठ्यपुस्तक के गुण जो है निम्नलिखित है। पहला नंबर गुण देखते हैं कि गणित का पाठ्यपुस्तक बच्चों की रुचि आयु के अनुसार रहनी चाहिए। जो हम गणित का जो पाठ्यपुस्तक होता है वो बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। बच्चों का जिस टॉपिक पे रुचि है उसी के अनुसार पाठ्यपुस्तक बनाना चाहिए और बच्चों की आयु के अनुसार गणित का पाठ्यपुस्तक बनाना चाहिए। जिस आयु के बच्चे रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको गणित का टॉपिक देना चाहिए। दूसरा है गणित का पाठ्यपुस्तक में सिलेबस के क्रम पर आधारित होना चाहिए। इसमें जो सिलेबस होना चाहिए एक क्रम में होना चाहिए। पहले बच्चों को हम क्या करेंगे, संख्या सिखाएंगे, संख्या पद्धति, फिर उसके बाद उसको क्षेत्रमिति सिखाएंगे, फिर ज्योमेट्री सिखाएंगे। तो इस तरह से एक क्रम में होना चाहिए सिलेबस, ताकि बच्चों को ज़्यादा भार महसूस ना हो। तीसरा नंबर है गणित का पाठ्यपुस्तक में प्रकरणों का उचित क्रम में रहना चाहिए। प्रकरण जो होता है टॉपिक जो है एक उचित क्रम में होना चाहिए। जैसे पहले संख्या पद्धति में अगर बात करें तो पहले बच्चों को, है ना, प्राकृतिक संख्या,
फिर उसको सिखाएंगे हम पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद उसको हम लोग सिखाएंगे इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद हम लोग सिखाएंगे परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से उचित क्रम में बच्चों को अपना टॉपिक सिखाना चाहिए ताकि पाठ्य पुस्तक जो होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए। अगला है 4 नंबर है कि गणित का पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली अच्छी तथा सुलभ होनी चाहिए। गणित का जो पाठ्य पुस्तक का होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो एक क्या होनी चाहिए, एक शैली में होना चाहिए, एक अच्छी शैली में होनी चाहिए और सुलभ होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक में उत्तम एवं नवीन विधियों का समावेश जरूर रहना चाहिए। अब देखिए गणित में जो आपका क्वेश्चन रहेगा, गणित का जो सवाल रहेगा उसमें जो है उत्तम एवं नवीन विधियों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि एग्जाम्पल से नियम की ओर और उसका एक्सरसाइज जो देना चाहिए वो एग्जाम्पल से लेकर देना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो गणित का बुक जो है उसमें एग्जाम्पल रहना चाहिए ताकि बच्चे एग्जाम्पल पढ़ के जो है एक्सरसाइज को बनाएं, और नवीन विधियों से होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको एक विधि, फिर सेकंड मेथड, इस तरह से जो है 2-3 विधि से कोई भी क्वेश्चन को हल करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गणित पाठ्यपुस्तक जो है उसके तो आकर्षक होंगे ही और बच्चे को भी समझ में आएगा। अगला है गणित की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्नों का स्तर एक क्रम के अनुसार होना चाहिए। गणित में जो पाठ्यपुस्तक का अभ्यास होगा वो प्रश्नों का स्तर एक क्रम में होना चाहिए, ठीक है। बच्चे पहले प्राकृतिक संख्या को सीखेंगे, फिर पूर्ण संख्या को सीखेंगे। इस तरह से जो है गणित की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्नों का स्तर एक क्रम के अनुसार रहना चाहिए, ठीक है। आगे 7 नंबर पॉइंट है कि गणित में पाठ्यपुस्तक ऐसे गुण हो कि बच्चे आसानी से समझ सके। मतलब ये है कि गणित का जो पाठ्यपुस्तक होना चाहिए वो ऐसे गुण होना चाहिए कि बच्चे उसको आसानी से समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लगभग 7 पॉइंट को देखें जिसमें गणित के पाठ्यपुस्तक के गुण को देखें कि पाठ्यपुस्तक जो है किस तरह से होना चाहिए, उसमें विषय का शैली कैसी होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग गणित के पाठ्यपुस्तक के गुण को देखें। चलिए अगला टॉपिक है गणित का इतिहास, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी लगा के रखना है, ठीक है। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का इतिहास क्या है? गणित का इतिहास प्राचीन समय से ही चले आ रहा है। गणित पहले प्राचीन काल से ही उनकी एक शैली थी, जिस कारण से गणित जो है प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होते आ रहा है। इसको समझते अच्छे से। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। गणित एक ऐसा विषय है जिसका व्यापक रूप में सार्वभौमिक उपयोग होता है, यानी गणित एक ऐसा विषय है जिसका सार्वभौमिक मतलब प्रत्येक जगह इसका उपयोग होता है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह। प्रकृति में कई सारी घटनाएं जो कि गणित से ही होती है, इसलिए गणित को विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड कहा जाता है। इसलिए गणित को विज्ञान एवं तकनीकी का एक मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक में कई ऐसी सारी घटनाएं होती है जो गणित के से ही वो घटनाएं संभव होती है। आगे देखते हैं। गणित का इतिहास में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध रहा। गणित का अगर इतिहास देखें तो उसमें भारत का जो योगदान था वो अत्यंत विशिष्ट था, अत्यंत खास था और विश्व में प्रसिद्ध रहा वो, ठीक है। जहाँ प्राचीन काल में गणित की कई शाखाओं पर कार्य किया गया, जहाँ प्राचीन काल में गणित की कई शाखाएं उस पर एक एक करके कार्य किया गया, जैसे बीज गणित हो गया, है ना, ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया। तो इस तरह से गणित की जो शाखाएँ हैं उस पर अलग अलग काम किया गया। अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है। अंक गणित जो थी वो पहले गणित की एक प्रमुख शाखा थी, जिसका उपयोग दैनिक कार्यों में होने लगा, जिसका उपयोग जो है दैनिक कार्यों में होने लगा था, जैसे घर, बाजार, वृत्त, आयत, वर्ग, शंकु, घन, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर रेखा आदि में होने लगा। वहीं प्रतिदिन सैकड़ों बार जोड़, घटाव, गुणा, भाग के काम में भी आने लगा। वहीं अंक गणित का प्रयोग जो है कई सारे क्षेत्रों में होने लगा, ठीक है। वहीं प्रतिदिन सैकड़ों बार जोड़ करने, घटाव करने, गुणा करने, भाग करने में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो गणित की सबसे पहली शाखा थी अंक गणित, जिसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने लगा था। अब इस तरह से देखिए गणित, अब इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। गणित विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, एक है अंक गणित, दूसरा है बीज गणित और तीसरा है रेखा गणित, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा गणित विज्ञान जो विकास हुआ, गणित का जो विकास हुआ वो 3 तरह से विकास हुआ। एक अंक गणित के तहत हुआ, दूसरा बीज गणित के तहत हुआ और तीसरा रेखा गणित के तहत हुआ, ठीक है। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे अंक गणित, ठीक है। अंक गणित का विकास 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। अगर देखा जाए तो अंक गणित का जो विकास हुआ था वो 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था, जो लगभग आपका मध्यकाल के आसपास में था, प्राचीन काल के आसपास में था, जो गुप्त काल आप कह सकते हैं।
तो अंकगणित का विकास जो है 500 से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। 10 आधार वाली संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम का विकास भारत में ही किया गया। जहाँ अगर देखा जाए तो 10 आधार वाली संख्या पद्धति का विकास जो है भारत में ही हुआ, किंतु शून्य का उपयोग नहीं किया जाता था। कुछ संख्या प्रणाली मेसोपोटामिया के समय वो बाद के शिलालेखों पर मिला। कुछ संख्या प्रणाली जो है, कुछ नंबर सिस्टम मेसोपोटामिया के समय वो बाद के शिलालेखों पर मिला, यानी उस समय के वहाँ के जो शिलालेख थे जिस पे अक्षर लिखे जाते थे उस पे मिला। उसी समय महान प्रसिद्ध गणितज्ञ भारत आए थे। उसी समय कई सारे महान जो गणितज्ञ है वो सभी भारत आए थे। कौन कौन गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बृहस्पति, भास्कराचार्य और बोधायन, ये सभी जो है गणितज्ञ थे जो कि भारत आए थे उस समय जब भारत में गणित का विकास हो रहा था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहता है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग जो है किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में ये महान गणितज्ञ भारत आकर संख्या पद्धति पर बल दिया था। क्योंकि इसी समय जो है ये जितने भी अभी महान गणितज्ञ पढ़े, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महागुप्त, भास्कराचार्य, बोधायन, ये सभी जो इसी काल के समय भारत आए थे, इसलिए गुप्त काल को एक स्वर्ण काल के रूप में कहा जाता है और इसी समय संख्या पद्धति पर अधिक बल दिया गया। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। आज हम सभी संख्याओं में 10 अंक संकेतों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 प्रयोग करते हैं। इस तरह से जीरो का आविष्कार भारत में हुआ और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 इन सभी अंकों को मिला के जो है कई सारे अंक बनाए गए। इन 10 अंकों से ही हम किसी भी संख्या को व्यक्त करते हैं। इसी 10 अंक से ही हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ये आपका पहला था अंकगणित। अब हम लोग देखते हैं दूसरा में बीजगणित। बीजगणित की नींव आदिम युग में ही बोया गया था। बीजगणित का जो युग था वो आदिम युग है ना, उसी समय ही बोया गया था। ये एक ऐसी संख्या पहेलियाँ होती है जो बीजगणित पुट से हल किया जा सकता है। ये एक पहेली के रूप में दिखता था, क्योंकि इसमें पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला कहानी है इसमें बीजगणित में। बीजगणित यूक्लिड की पुस्तक में मिलती है। प्रारंभिक पाइथागोरस के द्वारा सिद्ध की गई a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab यूक्लिड ने इस प्रकार व्यक्त किया। इस तरह से जो है पाइथागोरस ने ये सिद्ध किया था कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इसको यूक्लिड ने इस प्रकार व्यक्त किया। तो बीजगणित का न्यू जो है वो आदिम युग से कहा गया। ये एक संख्या पहेली थी, क्योंकि पहेली के माध्यम से मतलब यह कि जैसे x का मान दे देते हैं तो है ना, जैसे x का कोई वैल्यू है, x = 2 है, तो x + 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 = 4। तो इस तरह से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला कहानी इसमें। तो बीजगणित जो है एक पहेली के रूप में था। ठीक है, चलिए अगला है रेखागणित। रेखागणित यह वैदिक काल में ही इसका जन्म की नींव रखी गई थी। सबका जो है आप ये रखिएगा कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ था। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। अंकगणित हो, चाहे वो बीजगणित हो, चाहे वो रेखागणित हो, तो सबका जो है उद्भव याद जरूर रखिएगा कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये वैदिक काल में ही इसका जन्म की नींव रखी गई थी। जिसमें वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में सुलभ सूत्रों के रूप में मिलती है। जो आपका वैदिक काल था उस समय में जो गणित की जानकारी थी वो कल्प नामक, याद रखिएगा, कल्प नामक वेदांग था, उसमें सुलभ सूत्रों के रूप में मिलती थी रेखागणित। पहले किस में मिलती थी? सुलभ सूत्रों में। इस सुलभ सूत्र में कौन कौन आता था? त्रिभुज, वर्ग, आयत और अन्य जटिल ज्यामितीय आकारों की रचना की गई। इसी सुलभ सूत्र का नाम बदलकर रेखागणित पड़ा। पहले वैदिक काल में है ना, गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में सुलभ सूत्रों में मिली। इस सुलभ सूत्र में वर्ग था, आयत था और अन्य त्रिभुज था और अन्य जटिल ज्यामितियाँ थी, जो बाद में जाके रेखागणित बना। ठीक है, तो इस तरह से आप रेखागणित का जो है इतिहास को पढ़िएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है गणित के इतिहास को देखें 3 रूप में। एक देखिए अंकगणित, दूसरा देखिए रेखागणित और तीसरा देखिए बीजगणित। तो तीनों का आप लोग उद्भव देखिएगा, तीनों का उत्पत्ति कैसे हुआ, तीनों में कौन कौन से जो है किस तरह से तीनों की विशेषता थी, इस तीनों को विस्तार करके लिखिएगा। तो यही आपका गणित का इतिहास कहलाएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अच्छे से देख लीजिए। अगला है गणित के मूल्यांकन तकनीकों का सूचीबद्ध कीजिए। गणित में जो आप मूल्यांकन कीजिएगा, गणित का जो आप मूल्यांकन कीजिएगा, तो इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग कीजिएगा।
हम लोग को बच्चे का मूल्यांकन करना है गणित का, तो आप वहाँ पे किस तरह के तकनीक का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो आइए यही टॉपिक है। मूल्यांकन प्रवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कितनी स्पष्ट जानकारी मिलती है। गणित में मूल्यांकन के तकनीक की सूचीबद्ध कीजिए। अब अध्यापक जो है बच्चों में गणित का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, तो बच्चों में गणित का जो है एवोल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो अध्यापक कौन से तकनीक का प्रयोग करेगा, तो लिखित परीक्षा का भी प्रयोग कर सकता है, जहाँ पे बच्चों को लिख के जो है बच्चों के है ना बच्चों का मूल्यांकन करेगा गणित का, यानी उनका जो है क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, और उसको जो है सॉल्व करके बनाना है। तो ये हो गया लिखित परीक्षा है। मौखिक परीक्षा जहाँ बच्चों का सूत्र पूछ सकता है ना, परिभाषाएं पूछ सकती है, फॉर्मूला पूछ सकता है, नियम पूछ सकता है, सिद्धांत पूछ सकता है। तो इस तरह की परीक्षा को मौखिक परीक्षा कहते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा जहाँ बच्चे से प्रयोग करके पूछेगा, प्रयोगात्मक परीक्षा कराएगा। और आगे देखते हैं साक्षात्कार, जहाँ बच्चों से इंटरव्यू के माध्यम से वार्ता सूची और अभिलेख एक एक करके देखते हैं सबको। लिखित परीक्षा में देखा जाए तो इस परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें शिक्षक प्रश्नों का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग लिखित परीक्षाएं कहते हैं। मौखिक परीक्षा इस तरह की परीक्षा में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि से किया जाता है। इस तरह के प्रश्न में जो है बच्चों से जो है मौखिक प्रश्न हो, वाद विवाद हो, विचार विमर्श करके बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। प्रयोगात्मक परीक्षा में देखा जाए तो गणित में ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि अनेक ऐसे उपविषय हैं जिसमें प्रयोगात्मक कार्य एवं स्पष्टीकरण कराया जाता है। यानी कि अगर ज्यामिति देखा जाए, त्रिकोणमिति देखा जाए, तो अनेक ऐसे उपविषय हैं जिसमें अध्यापक बच्चों को प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करके जो है बच्चों को सिखाते हैं। जैसे आप ज्यामिति में देखिएगा तो कोण बनाने सिखाता है, तो कोण बनाने जब सिखाइएगा अध्यापक, तो वहाँ पे बच्चे को किस तरह से पेपर में जो है उसको काटा कंपास की मदद से जो है बच्चों को सिखाते हैं। तो ये प्रयोगात्मक परीक्षा कहलाएगा। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, बौद्धिक स्तर, गणित के ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है पड़ताल सूची। पड़ताल सूची में देखा जाए तो इसमें प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्न पत्र कथन बहुत स्पष्ट होता है, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी केवल उससे संबंधित उत्तर ही पर सही भी लिखना नहीं पड़ता है। पड़ताल सूची जो है ऐसी सूची होती है जिसमें स्पष्ट होता है, प्रश्न पत्र जो है स्पष्ट होता है, और इसमें जो है बच्चे को अपना उत्तर लिखने के लिए उसमें अपना प्रश्न पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, अगला अभिलेख। विद्यार्थियों की गणित की पुस्तिका, अभिलेख, सूचिका इत्यादि इनकी रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है अभिलेख की मदद से। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से जो है बच्चों के गणित में मूल्यांकन में तकनीकी का क्या क्या महत्व था। अगला है गणित शिक्षण के मौखिक कार्य। गणित शिक्षण के मौखिक कार्य देखते हैं। गणित शिक्षण के मौखिक कार्य का मतलब हुआ कि अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, वो बोल कर पढ़ाते हैं। तो इस तरह के कार्य को हम लोग मौखिक कार्य कहते हैं। मौखिक कार्य में गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मौखिक कार्य मानसिक कार्य का एक रूप होता है। गणित में प्रारंभिक कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को मौखिक कार्य कराए जाते हैं। गणित शिक्षण में बच्चों को है ना प्रारंभिक रूप से ही बच्चों को मौखिक रूप से जो है कार्य करा देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जो है एक टेबल पढ़ा के जो है अध्यापक बच्चों को मौखिक कार्य कराते हैं, जहाँ गणित की मूलभूत सिद्धांत जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि मौखिक रूप में ही कराया जाता है। अर्थात मौखिक कार्य में गणित की साधारण क्रियाओं को हल करने के लिए मौखिक स्तर पर बिना कागज पेंसिल की सहायता से प्रयोग किया जाता है। मौखिक कार्य का मतलब हुआ कि बिना कागज पेंसिल की सहायता से है ना अध्यापक बच्चों को बोलकर जो है उनकी चीज़ों को सिखाते हैं। तो उसको हम लोग मौखिक कार्य करते हैं, जहाँ जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना, भाग है ना, या फिर टेबल पढ़ना हो बच्चों को। तो इस तरह के कार्य को हम लोग मौखिक कार्य कहते हैं। ये अधिकांश प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पहाड़ा याद करने के लिए मौखिक कार्य दिए जाते हैं। मौखिक कार्य के द्वारा बच्चों में ध्यान तथा एकाग्रता विकसित होता है, जिससे बच्चों को सूत्र याद करने, पहाड़ा याद करने, रेखाचित्र बनाने आदि कार्य मौखिक रूप से किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो मौखिक कार्य में बच्चों में ध्यान और एकाग्रता क्या होती है, इसमें ज़्यादा विकसित होती है, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक है इसमें ज़्यादा विकसित होता है। बच्चे सूत्र याद रख करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं, रेखाचित्र बनाते हैं, ये सभी मौखिक रूप से कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में पढ़ाई, विश्लेषण, विशेष रूप से लेन देन, क्रय विक्रय, ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, क्षेत्रफल आदि का प्रयोग करते हैं। मनुष्य जो है अपने दैनिक व्यवहार में लेन देन हो, है ना, क्रय विक्रय हो, ठीक है,
और ब्याज हो, प्रतिशत हो, लाभ हानि प्रतिशत आदि का प्रयोग करते हैं। गणित में ऐसी समस्याएं होती है जिसमें लिखकर हल किया जाए तो काफ़ी समय लगता है। गणित में ऐसी कोई समस्या होती है जिसे लिखकर अगर हल किया जाए तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, परंतु मौखिक रूप से सोच समझकर नियमों और सूत्रों को याद करके समय तथा परिश्रम दोनों की बचत हो जाती है। यदि हम मौखिक रूप से इसे सोच समझकर नियमों और सूत्रों को याद करते हैं तो इससे समय और परिश्रम दोनों की बचत हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौखिक कार्य में विद्यार्थियों को चिंतन तथा मनन करना पड़ता है, और जो कार्य में चिंतन तथा मनन करने पड़े तो वो विचारों में शुद्धता और यथार्थता आती है। यदि मौखिक कार्य करेगा तो उसमें चिंतन और मनन करना होगा, और जो कार्य में चिंतन मनन होगा तो वो जो है उनके विचारों में शुद्धता होगी, यथार्थ होगा। अतः जो कोई छात्र किसी समस्या का हल मौखिक रूप से शीघ्रता एवं गति से करता है तो उसमें अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास पाया जाता है, और जिस विद्यार्थी में चिंतन मनन की प्रक्रिया है ना मौखिक रूप से शीघ्रता से गति करके करता है तो अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास पाया जाता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग देखिए गणित शिक्षण में जो है मौखिक कार्य। अगला अब यूनिट 1 को देखते हैं। आपका यहाँ तक कंपलसरी क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसमें हम लोग 6 कंपलसरी क्वेश्चन को लिए। उम्मीद करेंगे कि वहाँ से आपका 4 कंपलसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप लोग चारों का चारों बना के आइएगा और 16 नंबर पक्का कीजिएगा कंपलसरी क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब है गणित को परिभाषित कीजिए, क्योंकि पैरागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ये पेपर है तो आपको गणित के बारे में समझना होगा। गणित का दूसरे विद्यालय विषयों के साथ क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट VVI लगा दीजिए। ठीक है, गणित का अन्य विद्यालय विषयों मतलब गणित का विज्ञान के साथ क्या संबंध है, गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, गणित का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, गणित का वाणिज्य के साथ क्या संबंध है। तो इस तरह से गणित का दूसरे विषयों के साथ क्या संबंध है इसको समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा देखते हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना दी है, गणित का अर्थ एवं परिभाषा, गणित का दूसरे विद्यालय विषयों के साथ संबंध और लास्ट में इसका निष्कर्ष को दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही गणित ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। प्राचीन काल से गणित को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया। गणित को सभी विज्ञानों में सर्वोच्च रखा गया, गणित को सभी विज्ञानों में सर्वोच्च स्थान दिया गया। आज का युग विज्ञान का युग है, ये युग जो कि गणित के द्वारा ही संभव हुआ। आज का युग अनुसंधान एवं तकनीकी का युग है, जहाँ संख्या पद्धति गणित के द्वारा गणित की नींव रखी गई। इस संख्या गणना की धारणा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में मनुष्य रस्सी में गांठ या पेड़ पर कटावदार चिन्ह बनाकर गिनती की शुरुआत करता था। पहले ज़माने में प्राचीन काल में मनुष्य जो है रस्सी की गांठ या पेड़ पर कटावदार चिन्ह बनाकर जो है वो गिनती की शुरुआत करता था, जो बाद में ये संख्या का रूप ले लिया। अतः गणित प्राचीन युग से लेकर नवीन युग तक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से गणित जो है अपना प्राचीन युग से लेकर नवीन युग तक एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखते हैं गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द संस्कृत के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। याद रखिएगा, गणित शब्द जो है संस्कृत के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। फिर गणित शब्द हिंदी के गणिता शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है गणना का विज्ञान। अब गणित शब्द जो है हिंदी के गणिता शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है गणना का विज्ञान। फिर गणित शब्द अंग्रेजी के मैथमेटिक्स कहा जाता है। गणित शब्द को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहा जाता है, जो कि यह शब्द ग्रीक वर्ड मैथमा से आया। देखिए, ठीक है, मैथमा से आया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अध्ययन, अधिगम, विज्ञान। ठीक है, तो गणित को हम लोग यहाँ पे संस्कृत में भी देखे। ठीक है, गणित को हम लोग किस में देखे, संस्कृत में भी देखे। ठीक है, संस्कृत में गणित को गण धातु जिसका अर्थ होता है गिनना, गणित को हिंदी में गणिता शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है गणना का विज्ञान, और गणित शब्द को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है ना मैथमा से आया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, अध्ययन और अधिगम विज्ञान। इस तरह से आप कॉपी में लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो तीनों रूप में दिखाए, संस्कृत में भी दिखा दिए, हिंदी में भी दिखा दिए और अंग्रेजी में भी दिखा दिए कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित संख्याओं का एक विज्ञान है, जिसके आधार पर हम इसे गणनाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि गणित जो है एक संख्याओं का विज्ञान है, जिसके आधार पर हम इसे गणनाओं का विज्ञान भी कह सकते हैं। गणित को स्थान व संख्याओं का विज्ञान भी कहा जाता है। गणित एक अमूर्त विषय है। गणित एक क्या है, अमूर्त विषय है, जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। जिसमें क्या होता है, गणनाओं की प्रधानता होती है। हम संख्याओं को गिनते हैं,
गणित के द्वारा ही माप, तौल, मात्रा व दिशा का एक विज्ञान होता है। गणित एक तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के द्वारा ही हम चीज़ों को मापते हैं, तौलते हैं, मात्रा देते हैं, दिशा प्रदान करते हैं, और गणित के द्वारा ही हम तार्किक विचारों का एक विज्ञान होता है जिसे हम लोग गणित कहते हैं। तो गणित के बारे में हम यहाँ तक समझ गए कि गणित जो है एक गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये रोजर बेकन ने कहा था, याद रखिएगा। गणित जो है सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। रॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, रॉस ने कहा था गणित विज्ञान की रानी है। इसका परिभाषा याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला है जॉन लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बहुत सिंपल परिभाषा है, आप लोग को इसको एक दो बार याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला है गणित का दूसरे विद्यालय विषयों के साथ संबंध, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गणित का दूसरे विद्यालय विषयों के साथ क्या संबंध है? ठीक, गणित का दूसरे विद्यालय विषय मतलब गणित का और सारे विषय के साथ क्या संबंध है, इस पे हम लोग बात करेंगे। विद्यालय में अलग अलग प्रकार के विषय को पढ़ाया जाता है जिनका कि गणित के साथ संबंध होता है, अतः गणित का दूसरे विद्यालय विषयों के साथ संबंध निम्नलिखित है। अब पहले हम देखते हैं गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान का संबंध। विज्ञान में सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का ज्ञान गणित पर निर्भर है, जहाँ गणित का भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ गणित का घनिष्ठ संबंध है। अगर हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं तो विज्ञान में तीन चीज़ पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो गणित का भौतिकी से संबंध, गणित का रसायन से संबंध, गणित का जीव विज्ञान से संबंध एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे गणित का भौतिक विज्ञान से संबंध। गणित का भौतिक विज्ञान से क्या संबंध है? भौतिक विज्ञान पूर्ण रूप से गणित पर ही निर्भर है। भौतिक विज्ञान जो है पूर्ण रूप से, अगर फिजिक्स देखा जाए तो पूर्ण रूप से गणित पर ही निर्भर है, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी न्यूमेरिकल है सभी गणित से ही बनता है। जहाँ सफल मापन, शुद्ध मूल्यांकन गणित के द्वारा ही संभव है। इसमें गणित के कई नियम, प्रतियों, सूत्रों, सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। वहीं भौतिक में वेग हो, त्वरण हो, बल हो, गति हो आदि गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। देखिए, भौतिक विज्ञान में हम लोग त्वरण पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं, जहाँ गणित का भौतिक के साथ संबंध है। अगला है गणित का रसायन विज्ञान के साथ संबंध, यानी मैथ का केमिस्ट्री के साथ संबंध। रसायन विज्ञान में भी गणित के अनेक नियमों, सूत्र, सामान्यीकरण एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान में देखा जाए तो कई सारे नियम होते हैं, कई सारे लॉ होते हैं, कई सारे समीकरण होते हैं, कई सारे सिद्धांत होते हैं, जहाँ सभी का गणित के साथ संबंध है। रासायनिक समीकरण गणित से ही हल किए जाते हैं। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो वो गणित से ही सॉल्व करते हैं। समीकरण बनाना, सूत्रों का प्रयोग, प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्य, सवालों को हल करना आदि गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। ये सभी हम लोग देखते हैं जहाँ प्रायोगिक कार्य हो, है ना, सवालों को हल करना हो, ये सभी जो है गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। तो गणित का रसायन के साथ संबंध है। अगला है गणित का जीव विज्ञान से संबंध, यानी गणित का यानी मैथमेटिक्स का बायोलॉजी से संबंध, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में शरीर की कोशिका की गणना, शरीर में कितने कोशिका है इसकी गणना करना हो, शरीर में तापमान का मापन करना हो, रक्तचाप को मापना हो, धड़कन को मापना हो आदि का परीक्षण गणित से ही किया जाता है। इन सभी का जब मापन करते हैं तो वो गणित से ही करते हैं। तो यहाँ पे गणित का जीव विज्ञान के साथ संबंध है। आगे देखते हैं गणित और समाजीय विज्ञान। ठीक है, गणित का अब सोशल साइंस से संबंध, पहले साइंस से देखिए, अब सोशल साइंस से। समाजीय विज्ञान के अंतर्गत भूगोल आता है, इतिहास आता है, पर्यावरण आदि का गणित के साथ संबंध है। अब एक एक करके देखेंगे, गणित का भूगोल के साथ देखेंगे, गणित का इतिहास के साथ देखेंगे, गणित का पर्यावरण के साथ संबंध देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। गणित का भूगोल के साथ संबंध, ठीक है, भूगोल में दूरी मापने, क्षेत्रफल ज्ञात करने, पृथ्वी का आकार, गति, अक्षांश एवं देशांतर, समय, मानचित्र, वार्षिक गति, जलवायु आदि का मापन करने में गणित का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हम लोग भूगोल में देखते हैं कि भूगोल से हम लोग क्या करते हैं, दूरी मापते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाओं को मापते हैं, देशांतर रेखाएं, समय हो गया, मानचित्र हो गया, क्षेत्रफल हो गया, पृथ्वी का आकार, है ना, ध्रुवों से कितनी दूरी पर है। तो इन सभी चीज़ों को जब हम भूगोल में मापते हैं तो कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग करते हैं। तो गणित का भूगोल के साथ संबंध है। ठीक है, चलिए अगला है गणित का इतिहास के साथ संबंध। अगर अब देखिए गणित का हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है। महान इतिहासकारों, कवियों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों में इनका जन्म एवं मृत्यु कब हुई
ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों का गणना, पूर्व प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का कार्यकाल जानने के लिए गणित का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए गणित का किस तरह से इतिहास के साथ संबंध है। गणित में हम लोग इतिहास में हम लोग जहाँ कई सारे इतिहासकार हो, कवियाँ हो, गणितज्ञ हो या वैज्ञानिक हो, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु कब हुई या कौन ऐसी घटनाएं हुई जो कब हुआ, उनकी तिथि जानते हैं, या कई सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कब से कब तक रहा, इन सभी चीज़ों का हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो वो गणित के द्वारा ही इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, इनकी गणना करते हैं। अगला है गणित का पर्यावरण के साथ संबंध, यानी कि मैथमेटिक्स का इन्वायरमेंट के साथ संबंध। पर्यावरण में दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहती है या हो चुकी है। आज अत्यंत प्रदूषण का मापन, वाहनों से निकलने वाले धुएं का मापन आदि की जांच गणित के प्रयोग से किया जाता है। पर्यावरण में कई सारी घटनाएं होती रहती है जहां वायुमंडल को प्रदूषित होता है, ठीक है। उद्योग से कितने सारे धुएं निकलते जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। धुआं को मापना हो, कितनी धुआं प्रदूषित हो रहा है ना, या फिर वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करना हो, तो इस तरह की चीज़ों को जिससे पर्यावरण को दूषित करता है, तो गणित का पर्यावरण के साथ संबंध है, जहाँ गणित के माध्यम से हम पर्यावरण की शुद्धता या पर्यावरण के प्रदूषण का मापन करते हैं। अगला है गणित और भाषा का संबंध, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 2 देखे थे, एक गणित और विज्ञान का संबंध देखे, जिसमें हम लोग 3 देखे, गणित और भौतिकी का, गणित और रसायन का, और गणित और जीव विज्ञान का। फिर गणित और सामाजिक विज्ञान का देखे, तो वहाँ पे हम लोग 3 देखे, गणित का भूगोल के साथ, गणित का इतिहास के साथ और गणित का पर्यावरण के साथ। अब अगला है गणित का भाषा के साथ, यानी कि मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का संबंध। भारत में अत्यधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती है। जहाँ हिंदी भाषा में गणित का प्रयोग किया जाता है, जैसे दोहा, चौपाई, स्वर, व्यंजन आदि की मात्राओं से गिनने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हम लोग ये देखते हैं कि भारत जैसे जनसंख्या वाला देश में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा में जो व्यक्ति है वो दोहा बोलते हैं, चौपाई, स्वर, व्यंजन, इन सभी मात्राओं को गिनने के लिए जो है हम लोग कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग करते हैं भाषा में, ठीक है। अगला है गणित और वाणिज्य का संबंध। इसमें अगर देखा जाए तो गणित और वाणिज्य का संबंध में वाणिज्य में ब्याज की गणना, लोन संबंधी लाभ हानि बट्टा, लागत आदि की गणना के लिए गणित का प्रयोग किया था। इन सभी चीज़ों का अगर गणना करता हूँ तो वहाँ पे हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। तो गणित का वाणिज्य के साथ संबंध है, जहाँ लाभ हानि है ना, बट्टा हो गया, फिर ब्याज की गणना करना हो, लोन संबंधी गणना करना हो, तो इन सभी चीज़ों में गणित का वाणिज्य के साथ संबंध है, ठीक है। अगला है गणित और सांख्यिकी का उपयोग, यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का प्रयोग। सांख्यिकी गणित का ही अंग है। सांख्यिकी जो है वो गणित का ही अंग है, जिसमें ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, तालिका हो गया, सूत्र हो गया के नियमों में गणित का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे पद्धतों के एकीकरण करना, विश्लेषण करना, गणना करना गणित के माध्यम से क्या करते हैं। जहाँ हम लोग सांख्यिकी में पढ़ें तो सांख्यिकी में ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, तालिका हो गया, सूत्र हो गया, इन सभी नियमों में गणित का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके पद्धतों से एकीकरण करके, विश्लेषण करके हम गणित के माध्यम से इनका क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो गणित का हम लोग इस तरह से अलग अलग विषयों के साथ इनका संबंध देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हो सकता है कि ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ही था, तो लॉन्ग क्वेश्चन में रहे या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आपका रह सकता है, ठीक। चलिए लास्ट में इसको हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं, कंक्लूजन। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि गणित का इतिहास प्राचीन समय से लोग प्रयोग करते आ रहे हैं और आज के समय के गणित के विज्ञान में की रानी कहा जाता है। गणित को विज्ञान की रानी कहता है, क्योंकि गणित का प्रत्येक स्थान पर सभी दैनिक प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इस तरह से इसका निष्कर्ष खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 1 कवर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे अगर बात किया जाए तो यूनिट 1 आपका कवर हुआ। यूनिट 1 में हम लोग जो है गणित के बारे में समझे, गणित का जो है अन्य विषयों के साथ संबंध को देखें। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 2, ठीक है। तो ये जो भी आपका 16 नंबर का पक्का करेगा। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। पाठ योजना में शामिल चरणों का व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाठ योजना की आवश्यकता बताना है और उसका महत्व बताना है, लेसन प्लान, और लेसन प्लान बनाने के कौन कौन से चरण है, उस स्टेप्स को भी लिखना है कि कैसे हम लोग पाठ योजना बनाते हैं, उसके चरण को लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना दिए, पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि टॉपिक पाठ योजना का था इसलिए इसका अर्थ एवं परिभाषा देना है। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व, पाठ योजना के विभिन्न चरण और लास्ट में निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं।
हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए अध्यापक एक योजना बनाते हैं। शिक्षण यानी पढ़ाने के लिए अध्यापक एक योजना बनाते हैं जो कि कक्षा जाने से पहले बनाते हैं, जो कि अध्यापक के दैनिक क्रियाकलाप का एक भाग है, जो कि अध्यापक का डेली लाइफ का एक भाग है कि उसे जो है पाठ्य योजना तैयार करना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्य योजना कहा जाता है। पाठ्य योजना अध्यापक के द्वारा लिखित कथन है जिसे छात्रों के पूर्व ज्ञान की मात्रा, अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य एवं गृह कार्य का वर्णन होता है। पाठ्य योजना अध्यापक के द्वारा एक लिखित कथन है जिसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी, उनकी अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान का उद्देश्य एवं गृह कार्य बच्चों को दिया जाए, इसके लिए जो है इस सभी चीज़ों पर वर्णन किया जाता है। अगला देखते हैं पाठ्य योजना का अर्थ, मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना को अंग्रेजी में लेसन प्लान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक इकाई से जुड़ी हुई 2-3 उप इकाई, यानी एक इकाई से जुड़ी हुई 2-3 उप इकाई। ठीक है, अर्थात पाठ्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अध्यापक कक्षा में जाने से पहले तैयार करते हैं कि क्या पढ़ाना है, अर्थात उस टॉपिक्स से संबंधित शिक्षक पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, मूल्यांकन, गृह कार्य आदि को तैयार करके जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक समझिए कि पाठ्य योजना क्या होता है, कि पाठ्य योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अध्यापक कक्षा में जाने से पहले तैयार करते हैं कि क्या पढ़ाना है, उस टॉपिक्स से संबंधित शिक्षक पाठ्य योजना तैयार करते हैं, सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब हुआ कि हमें बच्चों को टॉपिक पढ़ा के किन का विकास करना है। ठीक है, शिक्षण विधि, कौन से विधि से पढ़ाना है, शिक्षण सहायक सामग्री TLM, कौन से उपकरण का प्रयोग करना है, प्रस्तावना प्रश्न क्या होना चाहिए, उद्देश्य कथन क्या होना चाहिए, मूल्यांकन कैसे करेंगे और बच्चों को गृह कार्य यानी होमवर्क कैसे देंगे, इस तरह की चीज़ों को है ना पाठ्य योजना में हम तैयार करते हैं, जिससे अध्यापक को पढ़ाने और शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य योजना तैयार किया जाता है, जिससे अध्यापक तथा छात्र दोनों ही की समय की बचत होती है। यदि अध्यापक पहले से पाठ्य योजना तैयार करके जाएंगे कि क्या पढ़ाना है ना, कितने समय में पढ़ाना है, ठीक है, और कि कौन सा विधि से पढ़ाना है, कौन से TLM का प्रयोग करना है, तो इस तरह से जो है अगर पहले से अगर अध्यापक पाठ्य योजना तैयार करके जाएगा, है ना, प्रिपरेशन करके जाएगा, तो इससे अध्यापक के समय और छात्रों के समय दोनों की बचत होगा। इस योजना का निर्माण हर्बर्ट किलपेट्रिक तथा जॉन डीवी को जाना जाता है। पाठ्य योजना का जो है का निर्माण जो हर्बर्ट किलपेट्रिक और जॉन डीवी तीनों मिलकर ने जो है पाठ्य योजना का निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ तक पाठ्य योजना का अर्थ समझ लिए। अब परिभाषा देखते हैं। बोसिंग के अनुसार पाठ्य योजना उन विवरण को कहते हैं जो एक क्लास में कक्षा के अंदर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा विषय वस्तु की उपलब्धि के लिए किए जाते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा बोसिंग ने कहा था कि पाठ्य योजना एक ऐसा विवरण है जिसमें कालांश का मतलब अवधि जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर विभिन्न क्रियाओं, यानी कि जब तक टीचर जो है क्लासरूम में रहेंगे उसी के अंदर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से विषय वस्तु की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, इसी को हम लोग पाठ्य योजना करते हैं। अगला है गुड्स के अनुसार। गुड्स महोदय ने कहा था कि पाठ्य योजना एक ऐसी किसी पाठ के महत्वपूर्ण बातों का खाका एवं बाहरी रूपरेखा है जिसे शिक्षण से पूर्ण बनाया जाता है। यानी पाठ्य योजना एक ऐसी खाका है या एक ऐसी बाहरी रूपरेखा है जो पढ़ाने से पहले बनाया जाता है। ये बात गुड्स ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व, इसकी क्या आवश्यकता और महत्व पर। तो पाठ्य योजना की आवश्यकता पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित है। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को छात्र अधिगम के प्रति प्रबलता से केंद्रित करता है। यानी पाठ्य योजना के द्वारा जो है अध्यापक और छात्रों को अधिगम के प्रति उन्हें केंद्रित करता है, अध्यापक बच्चों को सिखाने के प्रति केंद्रित करता है। दूसरा है पाठ्य योजना बच्चों को पूछे जाने वाले प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर, नई स्थिति के प्रति जिज्ञासा, विद्यार्थियों के अनुक्रिया जैसे पूर्वाभ्यास के अनुदेशन योजना को डिजाइन करता है। यानी बच्चों को पढ़ाना है, टॉपिक से संबंधित उनसे प्रश्न पूछना हो, है ना, नई जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न करना हो, नई अभ्यास करना हो, इस तरह की चीज़ों को पाठ्य योजना जो है उनकी आवश्यकता पड़ी। अगला है पाठ्य योजना तैयार करने से अध्यापकों को कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन गई। पाठ्य योजना अगर तैयार करके अध्यापक जाते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया जो है अधिक प्रभावी बन जाता है। अगला है पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक बच्चों को अधिगम कराने में आसानी होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाठ्य योजना के महत्व। आवश्यकता देख ली, अब हम इसके महत्व को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य योजना का महत्व है। दूसरा नंबर पर पाठ्य योजना अध्यापकों के पाठ्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निश्चित करने में होता है। यानी कि टॉपिक्स को जो पढ़ाना हो उसको स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने में, है ना, विस्तार पूर्वक बताने में पाठ्य योजना मदद करता है। इनका ये महत्व है। तीसरा नंबर में है
कि पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण की विधियों का चयन करने में सहायक होता है। इसमें यह देखा जाता है कि विद्यार्थियों को समझाने में कौन सी शिक्षण विधि बेहतर होगी, ये अध्यापक को समझ में आ जाता है कि बच्चों को समझाने में कौन सी विधि प्रयुक्त होगा। इसलिए जो है पाठ्य योजना का महत्व है। पाठ्य योजना का निर्माण करने में अध्यापक तथा छात्रों के समय की बचत होती है। इसमें अध्यापक को उचित समय में शिक्षण को बेहतर बनाने में पाठ्य योजना सहायक होती है ना। यानी अध्यापक उचित समय में शिक्षण कर सके, उनके लिए जितना समय दिया गया 40 मिनट का, उसी के अंदर अपना शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करे, इसके लिए जो है एक पाठ्य योजना तैयार की जाती है। अगला 5 नंबर में है पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने में सहायक होता है। तो इस तरह से पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व को देखें, जो आप लोग बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ से जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना के विभिन्न चरण, जो कि सभी बीएड के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ये हम अपने चैनल में आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं, इसको एक बार समझ लीजिए कि पाठ्य योजना के विभिन्न चरण कैसे हैं, पाठ्य योजना कैसे बनाना है। जब कभी आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो आपको पाठ्य योजना का जानकारी होना चाहिए और कैसे आप तैयार कीजिएगा इसको देख लीजिए। पाठ्य योजना के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं जिसमें पाठ्य योजना तैयार की जाती है। सबसे पहला है सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य जानकारी में देखते हैं, इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, विषय, अवधि, प्रकरण, विद्यालय का नाम आदि को शामिल किया जाता है। देखिए, सामान्य जानकारी में सबसे पहले जब आप पाठ्य योजना तैयार कीजिएगा तो आपको विद्यालय का नाम लिखना है कि कौन सा विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं, दिनांक कौन सा दिन, दिनांक कौन सा डेट में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, विषय, विषय आपका क्या है, उप विषय क्या है और प्रकरण क्या है। अब इसको समझाते हैं। विषय में मान के चलिए मेरा विषय है गणित। ठीक है, विषय क्या है, गणित। उप विषय में हम पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। ठीक है, और क्षेत्रमिति में हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रमिति में हम पढ़ा रहे हैं आपको आयत। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, विषय है गणित, उप विषय है क्षेत्रमिति और प्रकरण हो गया आयत। ठीक है, यानी कि विषय सब्जेक्ट, फिर उप विषय, उसके अंदर क्षेत्रमिति पढ़ा रहे और एक प्रकरण हो गया आयत। ठीक है, उसी तरह अगर हम होगा तो गणित विषय हो जाएगा, उप विषय में कोई बच्चा होगा तो वो आपका ज्योमेट्री पढ़ाना, ज्यामिति पढ़ाना चाहिएगा, और उप विषय में ज्यामिति में अगर देखा जाए तो वो कोण पढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह चीज़ों को हम देख सकते हैं। कालांश मतलब होता है कि कौन सा कालांश कौन सा अवधि में पढ़ाने जा रहे हैं, पहला घंटी है कि दूसरा घंटी है। ठीक है, कक्षा कौन सा कक्षा है। वर्ग, वर्ग का मतलब हुआ यहाँ पे कि अब कालांश, तो वर्ग का मतलब हुआ कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए है कि सेक्शन बी है ना। क्योंकि कोई जैसे आप 9 क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो इस तरह से वर्ग करते हैं। अवधि कितना होना चाहिए, 40 मिनट का होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक आपको क्या करना है, एक खाका तैयार करना है जिसको हम लोग सामान्य उद्देश्य कहते हैं, सामान्य जानकारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय के अनुसार बनाया जाता है। सामान्य उद्देश्य जब भी हम पाठ्य योजना बनाएंगे तो उसमें विषय से संबंधित होता है, याद रखिएगा। सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित होगा, विषय से संबंधित। इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। विभिन्न विषयों के सामान्य उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्य उद्देश्य जब भी बनाते हैं तो विषय संबंधित, आपका विषय क्या है, तो यहाँ पे विषय है गणित, तो गणित से संबंधित आपको सामान्य उद्देश्य बनाना होगा। अब है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य जब भी आप बनाएंगे तो वो आपका प्रकरण मतलब टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। जैसे मेरा टॉपिक है यहाँ पे आयत है, तो हम आयत से संबंधित आपका विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में हम किस तरह से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का विकास करेंगे। ठीक है, तो इस पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है वो ये है कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जो कि BS ब्लूम महोदय ने दिया था। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों का विकास करने के लिए हम लोग विशिष्ट उद्देश्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षण सहायक सामग्री। अब देखिए कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे उसको लिखना है। पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए जिस शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग शिक्षण सामग्री कहते हैं। जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया इत्यादि, इन सभी को हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अगला है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान को अगर देखा जाए, इसमें क्या है पूर्व ज्ञान में कि इसमें विद्यार्थी को जो ज्ञान पहले से प्राप्त होता है उससे संबंधित प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया जाता है। मतलब पूर्व ज्ञान का मतलब हुआ कि पूर्व ज्ञान का मतलब बच्चे को पहले से जो ज्ञान है उसको, है ना, उसको लेते हुए आप अध्यापक जो है बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर। अब प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है इसको देखिए।
जो बहुत अच्छा है। प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न जो कि आपका अध्यापक का प्रकरण बन जाता है। यानी कि हमको जो टॉपिक पढ़ाना है, मान के चलिए हमको आयत पढ़ाना है बच्चों को, तो आयत जो है वो आपका टॉपिक बच्चों से ही निकालना है, तो वो उसके लिए समस्या हो जाना चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछना है कि बच्चों में आपका आयत टॉपिक हो जाना चाहिए। मान के चलिए हम बच्चों में को विर्त पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ाना है, विर्त, ठीक है। तो बच्चों को हमको विर्त पढ़ाना है, तो विर्त में हम कैसे जो है अपना प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से विर्त को निकाल रहे हैं। देखिए, पहला क्रम संख्या 1 प्रश्न छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो छात्र अध्यापक प्रश्न पूछते हैं कि बताओ बच्चे कि महिलाएं हाथ में क्या पहनती है। अब बच्चे उत्तर दे रहे हैं कि महिलाएं हाथ में कंगन पहनती है। इसमें क्या हो गया, कंगन, ठीक है, कंगन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर छात्र अध्यापक कंगन से रिलेटेड पूछ रहा है कि कंगन का आकार कैसा होता है। तो छात्र छात्राएं बोलते हैं कि कंगन का आकार क्या होता है, गोल होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो गोल से रिलेटेड फिर प्रश्न मिला, गोल आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है, तो वृत्त बच्चों का अब प्रकरण बन गया, अब उसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपका टॉपिक बन गया वृत्त। तो इसी तरह से आपको जो टॉपिक पढ़ाना है इस तरह से रिलेटेड आपको एक प्रस्तावना प्रश्न तैयार करना होगा, जिस कारण से आपको बच्चों से ही वो प्रश्न आपको पूछना है पूर्व ज्ञान की मदद से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है वृत्त को नहीं पूछेंगे, आप पहले से कुछ क्वेश्चन पूछते हुए उस टॉपिक पे जाना है, वृत्त पे, ठीक है। चलिए इस तरह से अब है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन ये है कि अब मेरा टॉपिक निकल गया, अब टॉपिक कि आज बच्चों हम लोग वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यही है कि पाठ के जिस उद्देश्य का वर्णन किया जाता है उस उद्देश्य को हम लोग लिखना चाहिए, उस उद्देश्य को लिखना चाहिए। उस उद्देश्य को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे कि हम लोग बच्चे आज वृत्त के बारे में समझेंगे, सर्कल के बारे में समझेंगे। पाठ का प्रस्तुतिकरण करना। अब अध्यापक जो है बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण का मतलब हुआ अध्यापक अब वृत्त को पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड में। पाठ के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। कौन करते हैं, अध्यापक। पाठ का प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित प्रारूप में किया जाता है। अब पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे करेगा अध्यापक, तो इस तरह से करेगा। देखिए, एक हो जाएगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु क्या होना चाहिए, वृत्त। अब यहाँ पे वृत्त से संबंधित अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, कि वृत्त का परिभाषा, वृत्त का फॉर्मूला, है ना। वृत्त पे जो प्रश्न होगा सब यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया करेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। और शिक्षण विधि, कौन सा विधि यहाँ पे काम करेगा वो यहाँ पे विधि आपको लिखना होगा, ठीक है। आइए अब एक एक करके देखते हैं सबको। शिक्षण बिंदु, पढ़ाए जाने वाले बिंदु को शिक्षण बिंदु कहते हैं, जो आपको पढ़ाना है तो वो यहाँ पे लिखना होगा। छात्र अध्यापक क्रिया, अध्यापक जब प्रकरण को विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं वो इस पे पढ़ाएगा। अगला है छात्र छात्राएं क्रिया। छात्र छात्राएं मतलब विद्यार्थी कक्ष में ध्यान लगाकर सुनना, देखना, उत्तर देना, लिखना आदि जो है छात्र छात्राएं ये क्रिया करेंगे कक्षा में। शिक्षण विधियाँ, जिस विधि से अध्यापक पढ़ाते हैं उसे शिक्षण विधियाँ कहते हैं। जिस विधि से अध्यापक पढ़ाएगा, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, आगमन विधि हो गया। जैसे आगमन विधि का मतलब हुआ कि अध्यापक पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, है ना। पहले बच्चों को मैथ में उदाहरण दे देते हैं, कई सारे उदाहरण बता देते हैं, फिर हम होमवर्क देते हैं। तो ये हो गया उदाहरण से नियम की ओर, तो इसको बोलते हैं हम लोग आगमन विधि। और निगमन विधि का मतलब पहले नियम बता दिए, फिर उसके बाद उसका उदाहरण दे रहे हैं, तो वो ये हो गया नियम से उदाहरण का मतलब निगमन विधि। तो कौन से विधि से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षण विधि में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, अध्यापक जो कुछ भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो वो अगला कॉलम में लिखेंगे। अध्यापक मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना, आदर्श प्रश्न लिखना, चित्र चार्ट आदि बनाना, ये अध्यापक का काम है कि अध्यापक बच्चों को जो श्यामपट्ट में अपना चित्र बनाएंगे, वृत्त का एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। वृत्त का एक सर्कल बनाएंगे, उसमें त्रिज्या दिखाएंगे, व्यास दिखाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से जो है अपने वृत्त के चीज़ों को श्यामपट्ट में दिखाएंगे। अब है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है कि अध्यापक जो टॉपिक पढ़ाएगा, जो प्रकरण पढ़ाएगा, उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछेगा जो उन्होंने पढ़ाया। अध्यापक बच्चों को पढ़ाए गए पाठ से प्रश्न पूछता है जो कि बोध प्रश्न कहलाता है। बोध प्रश्न से अध्यापक को ये समझ में आएगा कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं। इससे संबंधित अध्यापक बच्चों के सामने में जो है 2 प्रश्न पूछेगा, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पूछेगा, ठीक है। अगला है मूल्यांकन प्रश्न।
देखिए, मूल्यांकन प्रश्न का मतलब हुआ कि अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे यह ज्ञात होगा कि बालकों ने कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया, और इस प्रश्नों का निम्न प्रकार से पूछेंगे। यानी कि अगर देखिए, अध्यापक जब टॉपिक पढ़ा दिया पूरा, है ना, उसके बाद अब मूल्यांकन करेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया तो बच्चे को समझ में आया कि नहीं। इस तरह से एक लास्ट में 5 मिनट का टेस्ट लेगा। किस तरह का टेस्ट लेगा? विकल्प के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी ले सकता है, सही गलत के रूप में लेगा, मिलान चिन्ह के रूप में लेगा, रिक्त स्थानों के रूप में लेगा और सत्य असत्य के रूप में लेगा। तो 5 टाइप का क्वेश्चन बना के उनके सामने में बच्चों से टेस्ट लेगा कि बताओ हमने जो आज पढ़ाया तो आप लोग कितना जानकारी प्राप्त किए। इस तरह से लास्ट में 5 मिनट या 10 मिनट का प्रत्येक क्लास में अध्यापक जो अपना शिक्षण प्रक्रिया के अंत में टेस्ट लेगा। इसी को हम लोग मूल्यांकन प्रश्न कहते हैं, जो ये पाठ योजना का अंतिम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब हुआ कि इसमें अध्यापक छात्र को कुछ प्रश्न पाठ को दोबारा समझने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी या देगी। इसमें क्या होगा कि अध्यापक जो है बच्चों से कहेगा कि आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, उसको आप फिर से पूछ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पे अध्यापक दोबारा उसको बता के पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से उन्हें क्लियर करेगा। निरीक्षण कार्य, इसमें अध्यापक का जिस दिए गए कार्य का निरीक्षण एवं कार्य करेगी। यानी जिसमें निरीक्षण कार्य का मतलब जो अध्यापक कार्य देते थे उसका वो निरीक्षण करेगा, इसमें देखेगा कि कहाँ कमी रह गया। अगला है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होमवर्क। पाठ के अंत में बालक को पाठ से संबंधित कुछ कार्य घर के लिए देना चाहिए तथा इसकी जांच अगले दिन की जानी चाहिए। इससे छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना सीखते हैं। अब देखिए, बच्चे को होमवर्क देगा, जो उन्होंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो है बच्चों को होमवर्क दीजिए, ताकि बच्चे घर में जाके उसका रिकवर कर सके, रिकॉल कर सके और बच्चे उसको याद रख सके। ठीक है। तो इस तरह से आप एक पाठ योजना तैयार करते हुए जब आप कक्षा में प्रवेश कीजिएगा तो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली होगा और बच्चे अधिगम को बहुत अच्छे से सीखेंगे, बच्चे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो ये पाठ योजना का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कौन कौन से चरण थे। इसी तरह से आप लोग लगभग कितने चरण हो गया, तो 14 चरण है। 14 चरण को लिखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा, जहाँ आपका जो है पाठ योजना के ये सभी चरण थे, जहाँ सामान्य जानकारी, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, है ना, फिर है आपका जाके प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, ठीक है, फिर निरीक्षण कार्य। इस तरह से हर एक पॉइंट को लिख लीजिएगा और 14 का 14 पॉइंट को लिख लीजिए और आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, कौन सा पॉइंट क्या कहता है। इस तरह से आप लोग इसको जो है पाठ योजना को तैयार करने के ये सभी चरण हैं। लास्ट में इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि पाठ योजना एक ऐसी योजना होती है जो कि अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक शिक्षण प्रक्रिया को में बच्चे सीख सके। इसलिए ये पाठ योजना तैयार की जाती है। ठीक है। चलिए, आप लोग के सामने में एक पाठ योजना हम तैयार किए हैं, इसको देखिए आप लोग। ठीक है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखिएगा। ठीक है। तो हम खाली छोड़ दीजिए, दिनांक लिख दीजिएगा, विषय हम गणित दिए हैं, उप विषय ज्यामिति दी है और प्रकरण मेरा त्रिभुज है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम त्रिभुज पे बात करेंगे। और ये कक्षा 10 का है, वर्ग ए है, सेक्शन ए है, चक्र पहला है और अवधि 40 मिनट का। इस तरह से आप विद्यालय का नाम लिखते हुए अपना पाठ योजना तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में, कल के एग्जाम में हो सकता है कि पाठ योजना गणित से संबंधित एक आपको पूछे कि गणित के किसी विषय से संबंधित किसी एक उप विषय को लेकर एक प्रकरण बनाते हुए आप एक पाठ योजना तैयार कीजिए। तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। हम एक तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। गणित ले लिए विषय, ज्यामिति उसका उप विषय हो गया और हम लोग प्रकरण है त्रिभुज। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य पे बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब छात्र छात्राएं गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध किससे होता है? तो विषय से होता है। याद रखिएगा, ये इसका संबंध किससे होता है? विषय से। तो गणित विषय था तो गणित में रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्र छात्राएं मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का विकास करना है। छात्र छात्राएं के माध्यम से छात्र छात्राओं में समस्याओं का हल करने का विकास करना है। छात्र छात्राएं गणित का प्रयोग अपने दैनिक जीवन के विकास के कार्यों में करेंगे। छात्र छात्राएं तर्क शक्ति का विकास करेंगे। तो इस तरह से जो है सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में बात करें तो छात्र छात्राएं विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे होता है? टॉपिक से होता है, जिसको हम लोग प्रकरण कहते हैं। तो टॉपिक में रहता है त्रिभुज। छात्र छात्राएं त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं त्रिभुज के बारे में समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं त्रिभुज से संबंधित सूत्रों का प्रयोग कर सकेंगे और त्रिभुज के छात्र छात्राएं समझकर अन्य जगहों इसका प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह से आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे, प्रयोग कर सकेंगे और अन्य जगह इसका प्रयोग कर सकेंगे। इस तरह से आप विशिष्ट उद्देश्य बनाइएगा। चलिए, अगला है, अब इस तरह से एक फॉर्म बना, इस तरह से जो आप डायग्राम बनाते हुए इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब है शिक्षण विधि।
व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि, क्योंकि ये सभी विधि गणित में आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई विधि नहीं लिखिएगा, ये गणित की ये सभी विधि है। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आता है? चौक आएगा, लेपेट श्यामपट आएगा, डेस्टर आएगा, संकेतक आएगा, चार्ट पेपर आएगा, पुस्तक आएगा। तो ये सभी शिक्षण सहायक सामग्री में आता है। अब है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से अथवा पिछली कक्षा के माध्यम से त्रिभुज की जानकारी रखेंगे। क्योंकि मेरा टॉपिक था त्रिभुज, तो यह बच्चे पहले से त्रिभुज के बारे में कुछ जानते होंगे। अब यह प्रस्तावना प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र की अध्यापक की क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, अब छात्र अध्यापक क्रिया क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों से, जोड़ घटाव गुणाव आपके किस विषय में आते हैं? तो बच्चे जवाब दे रहे हैं जोड़ घटाव गुणाव गणित विषय में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो गया गणित। अब गणित को उठाइए। गणित में कौन कौन पाठ पढ़ते हैं? गणित में रेखा गणित, ज्यामिति, अग्रिम गणित यानी एडवांस मैथ जिसको बोलते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको ज्यामिति, ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो ज्यामिति में हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज आदि पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में आज जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपका निकल गया बच्चों से, तो त्रिभुज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी कि आपका जो टॉपिक होगा वो बच्चों से निकालना है, तो ये आपका प्रस्तावना प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब ये आपका उद्देश्य कथन बन गया कि बच्चों आज छात्रों आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से त्रिभुज को एक इन्वर्टेड कोमा से और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करना है उद्देश्य कथन को। अब प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण, आइए प्रस्तुतिकरण है शिक्षण बिंदु। इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। एक आप कॉपी में जो है आप एक फॉर्मेट बनाते हुए चलिएगा। शिक्षण बिंदु जैसे जैसे हम पढ़ा रहे वैसे वैसे आप फॉर्मेट बनाते हुए एक पाठ्य योजना बनाइएगा। शिक्षण बिंदु में आपका टॉपिक होना चाहिए त्रिभुज, छात्र अध्यापक क्रिया जो आप पढ़ाएंगे, छात्र छात्रा क्रिया बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और श्याम पटकार जो आप लिखेंगे वो श्याम पट में होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में। अब छात्र अध्यापक क्रिया में देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं तथा तीन कोण होता है, ए बी, बी सी, सी ए। तीन भुजाएं, ए कोण बी सी ए सभी। अब देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज बनाइएगा एक। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी सी। तो ये भुजा हो गया ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हो गया। कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी, तीन कोण हो गया। तो त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होता है। भुजाएं कौन कौन हो गया? ए बी, बी सी और सी, ये तीन भुजा हो गया। कोण का बात करें तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीन कोण हो गया। ठीक है, तो ये सभी आप श्यामपट में लिखिएगा। त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अगर हम बात कीजिए भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। चलिए अब है बोध प्रश्न। आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित बोध प्रश्न पूछना है ना, दो बोध प्रश्न पूछना है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बच्चे जवाब दें तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला है त्रिभुज के कोण के नाम बताइए। तो त्रिभुज के कोण के नाम कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इस तरह से बोध प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक भुजाओं के आधार पर, ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु हो गया, तथा जिसकी भुजा सभी बराबर हो, ठीक है, अगर पहला पेज खत्म हो जाए तो अगला पेज में इसी तरह से फिर फॉर्मेट बनाइएगा। बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज, तथा जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन वर्गों में बांटा गया है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीन कोण के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप बताइए, है ना। तो अध्यापक जो है श्यामपट में भी कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह से आप लिखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस तरह चीज़ों को आप दिखाइए श्यामपट में। ठीक है, अब है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का मतलब हुआ कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब दो प्रश्न आपको पूछना है बोध प्रश्न में। विषमबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं असमान हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चे उत्तर दे दिए। दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने नाम हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन नाम है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, तो इस तरह से कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन हो गया। तो प्रस्तुतिकरण हो गया। अब है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जब भी आप पूछेंगे तो आपका इसमें 5 टाइप का होना चाहिए। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देना है। अगला देखते हैं इसमें दूसरा टाइप का है त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजाएं असमान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इस तरह से खाली वाला एक प्रश्न देना है।
त्रिभुज में मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया, क्या सही सत्य है असत्य है। ठीक है, मिलान करें, मिलान वाला देख लीजिए, है ना, मिलान वाला क्वेश्चन बनाना है आपको इस तरह से। गृह कार्य देना है कि निम्न की परिभाषा दीजिए, समकोण समबाहु त्रिभुज, और अगला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताना है, और लास्ट में सुझाव और आलोचना, ये आपको खाली छोड़ देना है। सुझाव और आलोचना ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जो निरीक्षण करता रहेगा वही आपको सुझाव और आलोचना वही देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। छात्र अध्यापक अपना हस्ताक्षर देंगे और निरीक्षणकर्ता अपना हस्ताक्षर देते हैं। इस तरह से जो है अपना एक पाठ जो है योजना तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ तक जो है यूनिट 2 क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 16 नंबर का। प्रश्न क्या है, गणित शिक्षण के दृश्य सर्व साधनों का एक क्या महत्व है, क्या अपने विद्यालय में इन सहायक सामग्री को कैसे तैयार करेंगे। गणित शिक्षण में दृश्य सर्व सामग्री यानी गणित शिक्षण में देखने सुनने वाले साधनों का क्या महत्व है और इस तरह के सहायक सामग्री को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना दिए, दृश्य सर्व सामग्री के साधनों का महत्व, दृश्य सर्व सामग्री को कैसे तैयार करें, और लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक, आइए प्रस्तावना में। इंट्रोडक्शन। शिक्षा वो प्रक्रिया है जो समाज की आवश्यकताओं के साथ परिवर्तित होती रहती है। अध्यापक शिक्षण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए तथा शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण के समय ऐसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। इन सामग्रियों को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ दृश्य हो सकता है, सर्व हो सकता है, दृश्य सर्व तीनों प्रकार की हो सकती है। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है दृश्य सर्व सामग्री के साधनों का महत्व। इसके निम्नलिखित महत्व है, यानी दृश्य सर्व सामग्री के साधनों का महत्व को देखा है तो निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर महत्व को देखते हैं। इसमें बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जब बच्चे चीज़ों को, है ना, जब आप पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ उस चीज़ों को दिखाते हैं, मॉडल्स को दिखाते हैं, चार्ट्स को दिखाते हैं, है ना, या फिर डिजिटल माध्यम से दिखाते हैं, तो उसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। दूसरा है अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में सरलता होती है। इसके लिए शिक्षण अधिक सहायक सामग्रियों का विशेष महत्व रखता है। बच्चों को पढ़ाने में अध्यापक को इसमें क्या होता है, सरल महसूस होता है ना। कोई भी चीज़ को समझाना हो तो वो अपने मॉडल्स के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से या ग्राफ पेपर के माध्यम से इन्हें समझा सकते हैं। इसके लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। तीसरा नंबर में है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। बच्चों में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में इन्हें सहायता मिलती है। आगे देखते हैं कि बालकों में शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करने में यह सहायक सामग्री महत्व होता है। यानी बच्चों में शिक्षण अधिगम के प्रति रुचि पैदा करो, इसके लिए जो है शिक्षण अधिगम सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है बच्चों में, फिर है अगला है 5वां नंबर है कि बच्चों में शिक्षण प्रक्रिया रोचकता मनोरंजन युक्त हो, उसके लिए शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इस तरह से हम लोग देखें कि दृश्य सर्व सामग्री का, है ना, किस तरह से महत्व था, इसको हम लोग देखें। अगला है दृश्य सर्व सामग्री को कैसे तैयार करें। तो दृश्य सर्व सामग्री 3 प्रकार का होता है। एक होता है दृश्य सामग्री, ठीक है, दूसरा है सर्व सामग्री और तीसरा है दृश्य सर्व सामग्री, मतलब विजुअल एड्स, है ना, उसके बाद ऑडियो एड्स और विजुअल ऑडियो एड्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दृश्य सामग्री, सर्व सामग्री और दृश्य सर्व सामग्री, 3 तरह से सामग्री को हम लोग देखते हैं। पहला है दृश्य सामग्री, ठीक है, वैसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे केवल देखा जा सकता है उसे हम लोग दृश्य सामग्री कहा जाता है। यानी वैसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम लोग केवल देख सकते हैं उसे हम लोग दृश्य सामग्री कहते हैं। जैसे रेखा चित्र हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, ETC। उसके बाद है सर्व सामग्री, वैसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे केवल सुना जा सकता है उसे हम लोग सर्व सामग्री कहते हैं। जैसे ऑडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ये सभी जो है सर्व सामग्री में आता है, जिसे हम लोग केवल सुन सकते हैं। अगला है दृश्य सर्व सामग्री, है ना, वैसे शिक्षण सहायक सामग्री जिसे केवल देखा एवं सुना जा सकता है उसे हम लोग दृश्य सर्व सामग्री कहा जाता है। यानी वैसे सामग्री जिसे हम लोग देखा और सुना दोनों जा सकता है, जिसे हम लोग दृश्य सर्व सामग्री कहते हैं। जैसे प्रदर्शन हो गया, टेलीविज़न हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, तो इस तरह के सामग्री को हम लोग दृश्य सर्व सामग्री कहते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखिए इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, दृश्य सर्व सामग्री, ठीक है। तो 3 तरह से दृश्य सामग्री, सर्व सामग्री और दृश्य सर्व सामग्री। दृश्य सामग्री में बात करें तो पुस्तक हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, चार्ट हो गया, फिलिप चार्ट हो गया, मुख्य चलचित्र हो गया, तो ये सभी जो है दृश्य सामग्री में आएगा।
सर्व सामग्री में ऑडियो, रेडियो, टेलीफोन, भाषा प्रयोगशाला, है ना, लैंग्वेज लेबोरेटरी जो सिर्फ केवल सुन सकते हैं, तो इस तरह के जो यंत्र हैं वो सिर्फ सर्व सामग्री में आएगा। अगला है दृश्य सर्व सामग्री में प्रदर्शन हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, LCD है, प्रोजेक्ट है, चलचित्र है, ये सभी जो आएंगे वो दृश्य सर्व सामग्री में आएंगे। तो ये इस तरह से आप डायग्राम बनाते हुए कॉपी में लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इस तरह के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लीजिए। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि दृश्य सर्व सामग्री के द्वारा अध्यापक बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 पे हम लोग बात करते हैं, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट 3 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग यूनिट 4 को कंप्लीट कर रहे हैं। शिक्षण, गणित शिक्षण के ड्रिल कार्य और ब्रेन स्टॉर्मिंग पर नोट्स लिखिए, जो कि आपका 16 नंबर का रहेगा। ये कि ड्रिल कार्य क्या होता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ड्रिल कार्य, जिसको हम लोग ड्रिल वर्क भी कहते हैं, इसको हम लोग अभ्यास कार्य भी कहते हैं। ड्रिल कार्य को अभ्यास कार्य भी कहते हैं। किसी भी प्रकरण को सीखने के लिए बार बार किए जाने वाले प्रयास को अभ्यास कार्य कहते हैं। देखिए, ड्रिल कार्य क्या होता है, जब किसी भी प्रकरण को, किसी भी टॉपिक को जब हम सीखते हैं तो उसके लिए बार बार किए जाने वाले प्रयास को हम लोग अभ्यास कार्य या ड्रिल कार्य कहते हैं इसी को। ठीक है, अर्थात अभ्यास कार्य वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कार्य को अधिक से अधिक बार करते हैं, जिससे वो हमें उस कार्य का ज्ञान हो जाए तथा वो हमारे व्यवहार में आ जाए। यानी कि हम उस अभ्यास से उस कार्य को अधिक से बार करते हैं, जिससे हमें उस कार्य का ज्ञान हो जाए और वो हमारे व्यवहार में आ जाए। तो इसी को हम लोग करते हैं अभ्यास कार्य या ड्रिल वर्क, इसी को हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, गणित में अभ्यास कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि की प्रक्रियाओं को स्पष्ट ज्ञान अभ्यास कार्य से ही संभव होता है। यदि हम बात करें अंकगणित का, बीजगणित का, ज्यामिति का, त्रिकोणमिति का, तो ये सभी स्पष्ट रूप से अभ्यास कार्य से ही संभव होता है। प्रारंभिक स्तर पर गणित से लेकर उच्च स्तर के गणित सीखने के लिए अभ्यास कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। यानी कि प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सीखने के लिए अभ्यास कार्य का होना जरूरी है, जहाँ जोड़, घटाव, गुणा, भाग को सही क्रियाओं को सही ढंग से करने की क्षमता बालक में तभी से जागृत हो जाती है जब इन क्रियाओं की व्यवस्थित ढंग से अभ्यास कराया जाता है। जब बच्चों को हम जोड़, घटा, गुणा, भाग इन सभी चीज़ों को सही ढंग से, है ना, इनमें सही ढंग से करते हैं तो बच्चों में इनकी क्षमता विकसित हो जाती है, जो कि ये व्यवस्थित ढंग से इनका अभ्यास हो जाता है। जब तक अभ्यास कार्य नियमित एवं व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जाता है, तब तक उसके द्वारा विद्यार्थियों में आवश्यक क्षमता का विकास नहीं होता है तथा विद्यार्थी उन क्रियाओं का मानसिक स्तर एवं मौखिक स्तर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि बच्चे जब नियमित रूप से एवं व्यवस्थित रूप से इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके द्वारा विद्यार्थियों के आवश्यक क्षमता का विकास नहीं होता है तथा विद्यार्थी उन क्रियाओं का मानसिक स्तर एवं मौखिक स्तर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग अभ्यास वर्क या फिर ड्रिल कार्य कहते हैं। ठीक है, इसी का एक परिभाषा दिया था योकम एवं सिम्पसन के अनुसार, अभ्यास एक गहन कार्य की क्रिया है जो उन्हें अधिक अस्थायी बनाने के लिए साहचर्य एवं को और सदृढ़ अथवा कौशल की संपूर्णता के लिए तथा अपने उद्देश्य के लिए होती है। तो ये बात योकम और सिम्पसन के अनुसार दिया था। अब है बुद्धिशीलता, जिसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसको हम लोग विचार मंथन या मस्तिष्क उद्दोलन भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तकनीक है, सोच है, जिसके जरिए नए विचार सामने आते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक सोच है, एक तकनीक है, जिसके द्वारा हम नए विचार को सामने लाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ यह बुद्धिशीलता व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने को कहती है तथा अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के व्यक्त करने की अनुमति देती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और विचारों को बिना किसी निर्णय से व्यक्त करने की अनुमति देती है तथा यह रचनात्मक समाधानों को जन्म भी देती है और हल भी करती है। सभी को अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करती है। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि ये सभी को एक समस्या का हल करने के लिए इसमें सोचने, विचार विमर्श करने, है ना, साझा करने का प्रयास देती है। अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप से इसमें आप अपने बातों को रख सकते हैं, अपने समस्या युक्त चीज़ों को अपने उसके उत्तर दे सकते हैं। इसमें व्यक्ति विचार मंथन करने, रचनात्मक तरीकों से
अपने नए समाधान खोजने का प्रयास करती है। यह ब्रेन स्टॉर्मिंग जहाँ व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की अनुमति देती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जहाँ चीज़ों को नए रूप से सोचने समझने के लिए, समाधान खोजने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग जहाँ व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की अनुमति देती है। विचार मंथन जहाँ मंथन के दौरान प्रश्न पूछना कभी ना सोचे गए समाधानों को सामने लाने का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें जुड़े लोग अपने मन की बात को कहने की तथा आत्मविश्वास जागृत करने की होनी चाहिए। कुछ अच्छे कुछ बुरे विचार होंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप अंतिम निर्णय समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जब आप अपने मन की बात को कह सकते हैं, चाहे वो आपका बात सही हो या फिर गलत हो, आप इसमें अपने स्वतंत्र रूप से अपने बात को कह सकते हैं बिना कोई जो है आप पे दबाव किए हुए। तो ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि अंतिम निर्णय होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है इसमें सही जो है उत्तर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका अंतिम निर्णय समाधान कर सकता है। इस तरह स्वतंत्र सोच को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोत्साहित करती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है इस तरीके से स्वतंत्र सोच को क्या होती है बच्चे में विकसित करती है। इसी को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अब है गणित क्लब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। मैथमेटिक्स क्लब क्या होता है? गणित क्लब। गणित क्लब की स्थापना 20/10/2016 को हुई थी। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य गणित के डर को ख़त्म करना, बच्चों में गणित का जो डर है उसको ख़त्म करना ही गणित क्लब की स्थापना हुई थी 20/10/2016 को। तथा गणित विषय के प्रति बच्चों को में जुनून पैदा करना ही गणित क्लब का ये उद्देश्य है कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि तथा जुनून पैदा करना। गणित क्लब छात्रों को गणित में रुचि जगाते और बनाए रखने में मदद करती है तथा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन और स्वतंत्र कार्य करने में आदत विकसित करती है। खाली समय व्यतीत करने हेतु कार्यक्रम बनाने का कार्य करती है। अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्यक्रम का आयोजन भी करती है, जैसे भाषण, निबंध, प्रश्न मंच, ठीक है, जहाँ छात्रों के गणित के भय को दूर करने का प्रयास करता है। यानी गणित के भय, बच्चों में गणित के भय जो होता है, बच्चों में गणित का जो डर बैठा रहता है, ठीक है, उस तरह के डर को जो दूर किया जाता है उसी को हम लोग मैथमेटिक्स क्लब कहते हैं। जहाँ बच्चों में अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करके केंद्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ बच्चों को भाषण, निबंध, प्रश्न मंच के द्वारा उन्हें जो है क्या किया जाता है, गणित क्लब के माध्यम से बच्चों में गणित का दूर किया जाता है। अगला है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि को देखते हैं, ठीक है। शिक्षण की यह विधि जिसमें समस्याओं के विभिन्न भागों का खंडन करना ही विश्लेषण विधि कहता है। विश्लेषण विधि मतलब किसी समस्या का खंडन करना, ठीक है, समस्या का खंडन करना विश्लेषण कहलाता है। अर्थात समस्या को अलग अलग करके तोड़कर बताना ही विश्लेषण विधि कहलाता है। जब किसी है ना जब किसी आप चीज़ों को, समस्या को आप तोड़ तोड़ के बता रहे हैं तो वो आपका विश्लेषण विधि कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी समस्या को अलग अलग करके तोड़कर विश्लेषण करके हम बताते हैं, तो इसी को हम लोग विश्लेषण विधि कहते हैं। इसमें शिक्षण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी शिक्षण विधि है, ठीक है, तो वो एक अज्ञात से ज्ञात की ओर हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि a/b = c/d हो तो ac + 4b का होल स्क्वायर बाई 4c, इस तरह से एक अज्ञात से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा a/b और c/d, ठीक। a/b = c/d ज्ञात हो जाएगा। तो प्रयोग है, इस विधि का प्रयोग रेखागणित एवं ज्यामिति में किसी परिमेय की उत्पत्ति में किया जाता है। तो इसी को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, किसी समस्या को हम जब तोड़ तोड़ के बताते हैं तो विश्लेषण विधि होता है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ गुण देख लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि छात्र गणितीय प्रसार के माध्यम से हल करने का प्रयास करता है। तो ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है जो बच्चे प्रसार के माध्यम से इन्हें हल करने का प्रयास करता है विस्तार रूप में। दूसरा है, ये विधि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने में बल देती है। ये खुद से जो है अपने चीज़ों को हल करने में बल देती है। तीसरा नंबर गुण है, इस विधि के शिक्षण के छात्र के तर्क करने की क्षमता एवं चिंतन करने की प्रक्रिया का विकास होता है, ठीक है। अब है इसके दोष। विश्लेषण विधि के कुछ दोष भी देख लेते हैं। समय एवं परिश्रम के कारण ये अनुपयोगी है। इसमें समय काफ़ी लगता है, जब विश्लेषण करते हैं तो इसमें समय अधिक लगता है, तो समय और परिश्रम इसमें अधिक लगता है, इसलिए ये पहला दोष हो गया। दूसरा है, छोटी कक्षा के छात्रों के लिए अनुपयोगी विधि है क्योंकि उस समय उसके सोचने की शक्ति उतनी विकसित नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जो है ये विश्लेषण विधि उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस स्तर में बच्चे जो है उन चीज़ों को विश्लेषण के रूप में नहीं सोच सकते हैं। इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर जानकारी हो, तभी जो है इस विधि का हमको जो है मिलेगा। तो यह 3 जो है दोष बता दिए विश्लेषण विधि का। और
लास्ट आपका है संश्लेषण विधि, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट 4 से ही आता है, तो इसलिए इस टॉपिक को देख लीजिए जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संश्लेषण विधि विश्लेषण का उल्टा है, वो विधि जिसमें अलग अलग भागों को जोड़ना ही संश्लेषण विधि कहलाता है। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को जोड़कर एक नया चीज़ बनाते हैं, तो उसको हम लोग संश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि का अध्यापन करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई नई समस्त जानकारी को एकत्रित करता है और फिर अज्ञात राशि की ओर पहुंचता है। इसमें क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है संश्लेषण विधि में। संश्लेषण विधि में चीज़ों को जोड़कर एकत्रित करके एक नया चीज़ बनाता है, उसी को हम संश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि के गुण, ये सरल एवं सुविधाजनक विधि मानी जाती है, ठीक है, ये सरल एवं सुविधाजनक विधि मानी जाती है क्योंकि ये संश्लेषण विधि है। इसके द्वारा समस्या का समाधान तीव्रता से होता है। अगला है, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से उपयोग में किया जाता है। बच्चों को याद करने में ये सहयोग मिलती है। तो ये सभी जो है इसके गुण थे। और लास्ट है संश्लेषण विधि के दोष। ये विधि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, जिससे अन्वेषण क्षमता का विकास कम हो जाता है। बच्चों को खोजने समझने की क्षमता का विकास कम होता है, इसमें रटने का विकास ज़्यादा होता है। तो रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है संश्लेषण विधि में। नवीन ज्ञान तार्किक क्षमता चिंतन रहित विधि होती है। नवीन ज्ञान इसमें कुछ नहीं है, तार्किक चिंतन और चिंतन इसमें जो है कम होता है, इसलिए ये इसके दोष हैं संश्लेषण विधि में। अर्जित ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तब तक समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब तक आप सूत्र को जानते हैं तब तक उसका हल निकालिएगा। जो है आपका अर्जित जो सूत्र होता है, अर्जित ज्ञान, वो अस्थायी नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो है संश्लेषण विधि के ये सभी दोष है। तो उम्मीद करें कि यहाँ तक आपका महामैराथन क्लास पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का खत्म हो रहा है। दोस्तों, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग का जो कॉन्टैक्ट नंबर शुरू में दिए थे उससे जो आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा तो अभी सभी दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।